हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये समझना होगा कि मैग्नेटिक लाइंस किसको बोला जाता है और एक सरफेस से जब मैग्नेटिक लाइन पास करता है तो फ्लक्स कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज मैग्नेटिक लाइंस। तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होता है, जैसे कि हमारे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं मैग्नेट में, तो नॉर्थ टू साउथ जो लाइंस जाते हैं, ठीक है, उन्हीं लाइंस को हम मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं। तो हम कंसिडर कर रहे हैं एक सरफेस, ठीक है, ये एक सरफेस है, जिस सरफेस से क्या है हमारा मैग्नेटिक लाइंस पास कर रहे हैं। मैग्नेटिक लाइंस का फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। नॉर्थ एंड साउथ के बीच में मैंने एक सरफेस को रखा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का सरफेस को मैंने रखा है। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक लाइंस मेरे नॉर्थ टू साउथ जाएंगे। तो जब जाएंगे ये लाइंस, तो ये जो सरफेस है, मान लेते हैं ये जो सरफेस है मैं ऐसे करके रखा हूँ सरफेस को, एक कॉपी से आपको दिखाता हूँ। ऐसे करके मेरा सरफेस है और जो मेरा मैग्नेटिक लाइंस है वो नॉर्थ टू साउथ ऐसे करके जा रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि सरफेस से परपेंडिकुलर करते हुए ये मैग्नेटिक लाइन जा रहे हैं। देख सकते हैं ये जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक लाइंस एंड सरफेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब पूरा चीरते हुए सरफेस को ये सारे लाइंस जा रहे हैं। तो उस टाइम हम बोलेंगे कि मेरा जो मैग्नेटिक लाइंस है वो सरफेस को चीरते हुए जा रहा है या तो परपेंडिकुलरली जा रहा है। ठीक है, तो उस टाइम हम मैग्नेटिक लाइंस मतलब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को हम कौन से सिंबल से इंडिकेट करते हैं, बी से इंडिकेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, अब ये फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है कि कोई भी सरफेस को परपेंडिकुलरली कितने मैग्नेटिक लाइंस पास कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर 3 लाइंस व्हिच आर पासिंग परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो जितने नंबर ऑफ लाइंस सरफेस को परपेंडिकुलर करते हुए जाते हैं उसको अगर हम काउंट करेंगे उसी को ही हम बोलते हैं फ्लक्स। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे तुम देख सकते हो यहाँ पे 3 लाइन है जो कि सरफेस को परपेंडिकुलर करके गए हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसको मैं ये 5 सिंबल से सिंबलाइज करता हूँ वो कितना है, 3। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहा हूँ। तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बोलने का मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस है वो पास पास चले आएंगे। देखो यहाँ पे 3 मैग्नेटिक लाइंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सिस्टम में 3 ही मैग्नेटिक लाइंस है, बहुत सारे मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन वो सरफेस से होते हुए नहीं जा रहे थे, तो इसलिए हम उनको काउंट में नहीं लिए थे। सरफेस से होते हुए कितने लाइंस गए थे, देयर आर 3 नंबर ऑफ लाइंस व्हिच आर पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसलिए हम बोल दिए कि जो फ्लक्स है वो 3 है। लेकिन अगर मैं मेरा मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब हुआ कि आई एम यूजिंग ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो यूज कर रहे हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्गर। तो उस केस में क्या होगा देख सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिमिलरली यहाँ पे जैसे मेरा नॉर्थ एंड साउथ यूज किया गया था, फिर से मैं नॉर्थ एंड साउथ यूज करूँगा। तो लेकिन वहाँ पे जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, मतलब यहाँ पे आई एम यूजिंग स्ट्रॉन्गर फील्ड। तो स्ट्रॉन्गर फील्ड मतलब क्या होगा कि हमने जो मैग्नेट यूज किया है वो एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है। तो उस टाइम क्या होगा, जो सरफेस यहाँ पे लिए थे वही सरफेस हम फिर से ले रहे हैं। ठीक है, सरफेस सेम है और यहाँ पे देखो जैसे मैंने स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करूंगा ये जो ऊपर से लाइन जा रहे थे वो भी क्या होंगे, मतलब सरफेस से जाने को ट्राई करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई भी मैग्नेट अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो उनके जो मैग्नेटिक लाइंस होते हैं वो पास पास होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहता है। तो जैसे मैं एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करूंगा तो मेरा स्ट्रॉन्गर फील्ड का क्रिएशन होगा। जैसे मेरा स्ट्रॉन्गर फील्ड का क्रिएशन हो जाएगा, ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो भी सारे क्या हो जाएंगे, सरफेस से होते हुए पास होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज दे वांट टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। जैसे कि मैं बोलूँगा कि मेरा मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्गर है तो उस केस में जो 2 लाइंस के बीच में जो गैप होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक लाइंस के बीच में गैप रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि सरफेस से ज़्यादा लाइंस पास कर सकते हैं। अब ये जो ऊपर में लाइंस हैं वो भी क्या होंगे, सरफेस से होते हुए पास करेंगे। तो वही सेम एरिया में अभी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस आ सकते हैं। देखें ये जो लाइन है वो भी क्या होगा, सरफेस से होते हुए पास कर जाएगा। पहले से तो 3 लाइन पास कर रहे थे तो उनको मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ। और ये जो लाइन अभी देख रहे हो ये भी सरफेस से होते हुए चला जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लिया। ऐसा करने से क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस जो होंगे वो पास पास चले आएंगे। तो ये वाला जो लाइन होगा वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो अभी ये वाला लाइन यहाँ आ गया, और यहाँ पे जो नीचे में लाइन था वो थोड़ा ऊपर जाके इस पोजीशन पे आ गया होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा जो सरफेस से कितने लाइन परपेंडिकुलर करके पास कर गए। अब अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 देयर आर 5 नंबर ऑफ लाइन व्हिच आर पासिंग परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। मतलब अभी सरफेस ऐसा था और इस सरफेस से कितने लाइन पास कर गए परपेंडिकुलर करते हुए, 5। ठीक है, तो मैं अभी बोल सकता हूँ कि मेरा जो फ्लक्स है वो अभी 5 है। तो फ्लक्स बढ़ गया कि नहीं, फ्लक्स बढ़ गया पूरे सरफेस में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो सरफेस है उससे ज़्यादा फ्लक्स को पास करा सकते हैं। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में क्या कर रहे हैं, हम बड़ा सा एरिया ले लिए। मतलब अब हमने क्या किया कि सरफेस का एरिया को बढ़ा दिया। अब सरफेस का अगर एरिया बढ़ जाएगा तब क्या होगा, ठीक है, तब जो सारा लाइंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, सरफेस से होते हुए पास हो जाएंगे, क्योंकि मेरा जो सरफेस है उसका एरिया इंक्रीज कर दिया हमने। तो जितने लाइंस थे वो सारे लाइंस क्या हो जाएंगे, अभी सरफेस से होते हुए जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ तो मेरा फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और एक दूसरा तरीका क्या है कि अगर तुमको फ्लक्स बढ़ाना है तो सरफेस एरिया को बढ़ा दो। मतलब अगर तुम सरफेस एरिया को बढ़ा दोगे तो जो लाइंस ऊपर से होते हुए जा रहे थे वो भी सरफेस से होते हुए जाएंगे, क्योंकि मेरा सरफेस एरिया ही बढ़ गया है। तो हमको यहाँ से 2 चीज़ों का पता चला है कि एक, अगर तुम फ्लक्स को बढ़ाना चाहते हो तो एक काम करो कि
मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को बढ़ा दो। अगर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तब क्या हो जाएगा, फ्लक्स तुम्हारा बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, अगर तुम एरिया बढ़ा देते हो सरफेस का, अगर तुम सरफेस का एरिया भी बढ़ा देते हो, सरफेस का एरिया भी बढ़ा देते हो, तब क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा इंक्रीज कर जाएगा। तो ये दो चीज़ों को पता कर लो, पहले याद रख लो कि मेरा जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड से। मतलब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारा फ्लक्स होगा। मैंने बता दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बढ़ाना है, यू नीड टू यूज ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। ठीक है, वैसे ही फ्लक्स को अगर बढ़ाना है तो और एक चीज़ से बढ़ा सकते हो, क्या कर सकते हो, एरिया को बढ़ा दो, सरफेस एरिया को बढ़ा दो। ठीक है, तो अगर तुम सरफेस एरिया को भी बढ़ा देते हो तब भी तुम्हारा फ्लक्स इंक्रीज कर जाता है। अब यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों से हमको क्या पता चल रहा है कि जो फ्लक्स है वो बी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है एंड एरिया के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो फ्लक्स होता है वो कॉस थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब मैं बताऊंगा कि ये कॉस थीटा वाला फैक्टर क्यों आया। ठीक है, देखो बी के ऊपर तो डिपेंडेंट है, जितना ज़्यादा बी होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स भी होगा। अब ये कॉस थीटा वाला फैक्टर क्या है वो थोड़ा ध्यान से समझो। व्हाट इज थीटा? अब ये थीटा जो है वो एंगल है, किसके बीच का एंगल है, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। अब दोनों को हम वेक्टर के हिसाब से ट्रीट करेंगे। किन दोनों को, बी को एक वेक्टर के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा एंड एरिया को भी एक वेक्टर के हिसाब से देखा जाएगा। बी मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड ए तुम्हारा एरिया होता है। तो जैसे कि अभी हमारा ये सरफेस हुआ, तो सरफेस का कुछ एरिया तो होगा ना, तो जो एरिया होगा उसको हम क्या लेते हैं, एज ए वेक्टर लेते हैं, और वो वेक्टर सरफेस को परपेंडिकुलर हमेशा लिया जाता है। मतलब सरफेस जो होगा उससे परपेंडिकुलर करके एक वेक्टर लिया जाता है एंड दैट वेक्टर इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, जो कि ये हमारा एरिया वेक्टर है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी एज ए वेक्टर क्वांटिटी हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब ये दो वेक्टर हमारे पास है, एक तो एरिया वेक्टर और हमारे पास दूसरा वेक्टर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और दोनों वेक्टर के बीच में देयर इज ए एंगल, और वो वाला एंगल को हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। दिस इज आवर एरिया वेक्टर। ठीक है, और एक पेन यूज कर रहा हूँ टू रिप्रेजेंट आवर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा सरफेस, ये हमारा सरफेस हो गया। सरफेस को परपेंडिकुलर करके एक वेक्टर लिया जाता है एंड दैट वेक्टर इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। और ये जो पेन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग आवर बी वेक्टर। बी इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है, तो ऐसे करके जाएगा। अब देखो जब दोनों ही वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उस टाइम में बोलूंगा कि दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं दोनों के बीच का जो एंगल है थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ध्यान सुनो। एरिया वेक्टर तो सरफेस है, ऑलवेज परपेंडिकुलर है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसका डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये पेन क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूँ, देख सकते हो कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल भी तुम्हारा चेंज हो रहा है कि नहीं। तो ध्यान से सुनो, फ्लक्स किसको बोलते हैं, फ्लक्स किसको बोलते हैं, फ्लक्स उसको बोलते हैं जितना मैग्नेटिक लाइन सरफेस को चीरते हुए पार करता है उसी को हम बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, तो अगर मेरा ये जो पेन है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, तो उस टाइम क्या होगा कि जितने भी मैग्नेटिक लाइंस होंगे वो सारे सरफेस को चीरते हुए जाएंगे। ठीक है, जितने भी मैग्नेटिक लाइंस होंगे वो सारे सरफेस को चीरते हुए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मेरा एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन होगा तो उस टाइम सारा मैग्नेटिक लाइन सरफेस को चीरते हुए नहीं जाएंगे। ठीक है, कुछ चीरते हुए जाएंगे और कुछ बिना चीरे हुए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा ये जो पेन है वो यहाँ पे है, तो उस टाइम क्या हो रहा है कि मेरा जो बी वेक्टर है इसको हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो बी वेक्टर है ये ऊपर में जो है वो एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस को परपेंडिकुलर किया हुआ एक वेक्टर है। ठीक है, और मेरा बी वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक लाइंस की वजह से है। तो ऐसा क्यों बन रहा है, मान लेते हैं कि मेरे ऊपर में नॉर्थ पोल है और नीचे में मेरा साउथ पोल है, तो जो मैग्नेटिक लाइंस होगा तो ऑब्वियसली नॉर्थ टू साउथ मूव करेगा, तो ये पेन जो होगा उसके डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएगा। तो जैसे ये पेन उसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा तुम देख सकते हो कि एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो अभी मेरा मैग्नेटिक लाइंस कैसे जा रहा है, मेरे ऊपर से होते हुए नीचे जा रहा है। ठीक है, मेरे को ऐसे चीरते हुए जा रहा है, तो ऐसे करके जा रहा है। तो मुझे ये पता करना है कि मुझे परपेंडिकुलरली कितने मैग्नेटिक लाइन पास कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को परपेंडिकुलर वे में कितने मैग्नेटिक लाइन पास कर रहे हैं, तो वो कैसे पता करेंगे। ये जो बी वेक्टर है इसका एक कंपोनेंट अलोंग द एरिया वेक्टर आ सकता है क्योंकि दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा। तो ये जो बी वेक्टर है तो उसका एक कंपोनेंट वेक्टर जो कि बी कॉस थीटा होगा एंड दैट बी कॉस थीटा इज अलोंग द एरिया वेक्टर, एंड और एक कंपोनेंट होगा जो कि ऐसे करके जाएगा एंड दैट इज बी साइन थीटा। ये तो तुमको पता है बेसिकली कैसे वेक्टर का स्प्लिट किया जाता है दो कंपोनेंट्स वेक्टर में। तो अगर ये वेक्टर मेरा बी वेक्टर है तो इसका एक कंपोनेंट होगा, ये इस वेक्टर का एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा एंड दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड बी कॉस थीटा, और इस वेक्टर का एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, ऐसे करते हुए जाएगा। तो यहाँ पे वो सरफेस को छीनते हुए नहीं जा रहा है, जस्ट सरफेस को टच करते हुए नीचे चला गया। तो ये वाला कंपोनेंट मेरे कोई काम का नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मुझे वो कंपोनेंट चाहिए जो कि सरफेस को चीरते हुए गया है, वही कंपोनेंट मेरा फ्लक्स जनरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये याद रखो। तो ये जो बी वेक्टर है वो ऐसे गया है और इसका एक कंपोनेंट वेक्टर मिलेगा जो कि एरिया वेक्टर के अलोंग में होगा, वही वाला वेक्टर मतलब वही वाला कंपोनेंट बी वेक्टर का जो कि सरफेस को चीरते हुए गया है बोल सकते हैं। तब हम बोलेंगे ये जो बी कॉस थीटा है दैट इज अलोंग द एरिया वेक्टर, एंड ये वाला कंपोनेंट ही हमारा फ्लक्स क्रिएशन में हेल्प करेगा। तो
एरिया से तो हमारा फ्लक्स बनता ही है, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा फ्लक्स, तो ए तो आएगा। उसके साथ साथ बी का जो कंपोनेंट वेक्टर है जो कि अलोंग द एरिया वेक्टर आ रहा है, दैट आल्सो हेल्प्स टू क्रिएट फ्लक्स। सो बी वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट अलोंग द एरिया वेक्टर आ रहा है, दैट इज बी cos θ। सो आई कैन से बी cos θ इज आल्सो प्ले a very important role to create flux। सो नाउ आई नीड टू मल्टीप्लाई बोथ फैक्टर। एक एरिया वेक्टर का ए से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा ये वाला जो वेक्टर इसका कंपोनेंट वेक्टर अलोंग एरिया वेक्टर दैट इज बी cos θ, उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये दोनों फैक्टर डिसाइड करेंगे कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, या तो कितना फ्लक्स मेरे सरफेस को चीरते हुए जा रहा है या तो परपेंडिकुलरली जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब और थोड़ा डीप समझो। अब ये जो एंगल है वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही कम कंपोनेंट मुझे मिलेगा, मतलब अलोंग द एरिया वेक्टर। मतलब ये जो बी cos θ वाला कंपोनेंट है वो रिड्यूस होते जाएगा जितना ही मेरा ये एंगल बढ़ता जाएगा। और एक टाइम जब मेरा ये पेन मेरा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते हैं कि मेरे ऊपर में नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक लाइंस का जो ओरिएंटेशन होगा वैसे होगा। तो उस टाइम सरफेस को चीरते हुए कहाँ फ्लक्स जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। तो उस टाइम मैं क्या बोलूँगा कि बी cos θ में थीटा को पुट करेंगे 90 डिग्री, क्योंकि इस केस में ये वाला एंगल कितना बन गया 90 डिग्री बन गया। तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो टोटल फ्लक्स कितना सरफेस से पास हुआ होगा, 0 पास हुआ होगा। ठीक है, तो थोड़ा एनालॉजी समझो। मान लेते हैं कि यहाँ से हवा निकल रहा है, ठीक है, ये कूलर है जो मेरा पेन पकड़ा हूँ, बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कूलर है, यहाँ से हवा निकल रहा है और मेरे आगे में एक बच्चा बैठा है और एक नीचे बच्चा बैठा है। ठीक है, तो जब ये कूलर का ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में होगा बी वेक्टर का, मतलब 0 डिग्री, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में 0 डिग्री होगा, तो मैक्सिमम हवा जो होगा इस बच्चे को मिलेगा, क्योंकि वो पूरी सामने में है ये वाला जो मैग्नेटिक लाइन्स के। ठीक है, और जो नीचे बैठा होगा उसको थोड़ा सा भी हवा नहीं मिल रहा होगा, तो मतलब ये वाला कंपोनेंट इस टाइम 0 है। और दैट इज अ गुड थिंग। ओके, क्योंकि ये ऐसे कंडीशन में ज़्यादा फ्लक्स मेरे सरफेस से पास कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा, मतलब कूलर का ओरिएंटेशन में चेंज कर रहा हूँ, तो उस टाइम क्या होगा, यहाँ पे जो बच्चा बैठा होगा उसको कम मिलने लगेगा हवा, और जो नीचे बैठा होगा उसको ज़्यादा मिलने लगा होगा। और यहाँ पे जब 90 डिग्री हो जाएगा, जो नीचे बैठा होगा उसको सबसे ज़्यादा हवा मिलेगा, और यहाँ पे जो बच्चा बैठा होगा उसको हवा ही नहीं मिलेगा। तो उस टाइम क्या बोलोगे कि मेरा जो फ्लक्स है सरफेस को चीरते हुए कुछ भी नहीं जा रहा है, सारा फ्लक्स ऐसे करके जा रहा है। तो वो मेरा फायदे के लिए नहीं है। फ्लक्स के लिए मुझे चाहिए कौन सा मैग्नेटिक लाइन्स का कंपोनेंट है जो कि सरफेस को चीरते हुए जा रहा है। तो अगर ऐसे करके ले रहे हो तो मेरा कोई भी कंपोनेंट नहीं मिलेगा जो कि तुम्हारा अलोंग द एरिया वेक्टर होगा। थोड़ा सा भी एंगल होगा तब तुमको कंपोनेंट वेक्टर मिल जाएगा बी वेक्टर का, थोड़ा सा भी एंगल में होगा तो कंपोनेंट मिलेगा। लेकिन एक्जैक्टली 90 डिग्री में देख रहे हो कि कोई भी कंपोनेंट नहीं मिल रहा है जो कि तुम्हारा अलोंग द एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो ये जो एंगल है, मतलब ये एंगल जैसे धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, थीटा तो तुम्हारा राइज कर रहा है, थीटा राइज कर रहा है, तो फ्लक्स लिंकिंग क्या हो रहा है, मतलब उसको जो हवा मिल रहा है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस होने लग रहा है कि नहीं। तो मतलब फ्लक्स लिंकिंग जो हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे, ऐसे भी सोच सकते हो। तो थीटा बढ़ने से फ्लक्स लिंकिंग क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। थीटा बढ़ने से फ्लक्स लिंकिंग रिड्यूस हो रहा है। तो थीटा बढ़ रहा है तो cos थीटा क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। थीटा बढ़ रहा है तो cos थीटा क्या हो रहा होगा, नहीं, थीटा बढ़ने से cos थीटा रिड्यूस होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि cos थीटा के प्रोपोर्शनेट है हमारा फ्लक्स, ना कि थीटा के प्रोपोर्शनेट है। क्योंकि थीटा अगर तुम इंक्रीज कर रहे हो, थीटा क्या है जानते हो कि नहीं, एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट इज आवर थीटा। तो अगर तुम्हारा थीटा धीरे धीरे राइज कर रहा है, थीटा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, थीटा अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा फ्लक्स लिंकिंग धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या, फ्लक्स लिंकिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन थीटा बढ़ रहा है तो cos थीटा तो रिड्यूस हो रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स लिंकिंग है वो cos थीटा के प्रोपोर्शनेट है। तो इसीलिए हम cos थीटा वाला फैक्टर को भी हमारे काउंट में लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से तुमको क्या पता चल रहा है कि जब भी हमको फ्लक्स निकालना होगा तो हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, phi इक्वल टू BA cos थीटा, क्योंकि cos थीटा के भी प्रोपोर्शनेट है कितना फ्लक्स लिंकिंग करेगा तुम्हारा सरफेस जो है। ठीक है, ओके, अब तुमको समझ में आ गया कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं, कोई भी सरफेस को कितना फ्लक्स मिल रहा है वो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला को यूज करके निकालेंगे। तो इसलिए पता चला कि फ्लक्स लिंकिंग इज डिपेंडिंग अपॉन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एरिया एंड द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। सो अब हम क्या कर सकते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। फैराडे जो साइंटिस्ट थे वो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, तो उन्हीं का जो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है उसी को बोला जाता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो आज यहाँ पे समझते हैं। तो उन्होंने पहले क्या किया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया। ठीक है, पहले हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। क्रॉस से क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्रॉस ये मीन कर रहा है कि जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं, और नॉर्थ मान लेते हैं कि जो कैमरा है वो नॉर्थ है और ये जो स्क्रीन है इसके दूसरे साइड हमारा साउथ पोल। तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक लाइन्स मूव करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सोच सकते हैं। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। तो मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिया है, बी लिया है, और एक कॉइल यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे कॉइल यूज किया गया है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे कॉइल यूज किया गया है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलने का मतलब ये हुआ दिस बी इज चेंजिंग विथ टाइम, बी इज चेंजिंग विथ टाइम। हो सकता है कि बी बढ़ रहा हो या तो घट रहा हो, वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि बी चेंज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो टाइम के साथ मेरा मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हो रहा है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा अगर वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा देन आई कैन से द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो चेंजिंग।
इट इज चेंजिंग टाइप मैग्नेटिक फील्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ साउथ इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। ऐसा तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, तो मैं नॉर्थ पोल को आगे पीछे करके डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को चेंज कर सकता हूँ कंटिन्यूसली, सो दैट आई कैन गेट कंटिन्यूसली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो कॉइल देख रहे हो, कॉइल से जो मैग्नेटिक लाइन पास कर रहे हैं वो भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा कि नहीं बताओ। ये जो कॉइल देख रहे हो, इस कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक लाइंस वो भी तो कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे कि नहीं, क्योंकि तो बी इज चेंजिंग। अगर बी चेंज हो रहा है तो उससे निकलने वाले लाइंस जो होंगे वो कभी पास पास से होते हुए आएंगे, तो कभी दूर दूर से होते हुए आएंगे। पास पास से कब होते हुए आएंगे, जब मेरा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कब ज़्यादा हो, जब नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में सबसे कम डिस्टेंस होगा, उस टाइम हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, और उस टाइम मैग्नेटिक लाइंस जो निकलेंगे वो पास पास से होते हुए निकलेंगे। अगर मैग्नेटिक लाइन पास पास से होते हुए निकलेंगे तो ये कॉइल से क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन पास करेंगे, ठीक है। और जैसे तुम मैग्नेट को मतलब नॉर्थ पोल को दूर लेते जाओगे तो क्या होगा, जितना दूर लेते जाओगे मैग्नेटिक लाइन जो आएंगे वो मतलब उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो अगर दूर दूर से मैग्नेटिक लाइंस आएंगे और दो मैग्नेटिक लाइंस के बीच में डिस्टेंस तुम्हारा ज़्यादा रहेगा, तो ये कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक लाइंस भी तो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर बी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो ये कॉइल से होते हुए पास होते हुए मैग्नेटिक लाइंस भी तुम्हारे चेंज हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो कॉइल है इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब ये जो कॉइल है इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। और अगर ये कॉइल एक क्लोज पाथ का फॉर्मेशन कर देता है तो ये कॉइल में करंट भी फ्लो होने लगेगा, ठीक है। और ये करंट को हम इंड्यूस करंट बोलते हैं, ठीक है। तो समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। देखो मैंने क्या किया है, जस्ट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लिया है और दोनों मतलब दोनों मैग्नेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कंटिन्यूसली चेंज कर रहा हूँ। ऐसे करने से क्या हो रहा है, दोनों मैग्नेट के बीच में जो डिस्टेंस है अगर वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा तो ये जो कॉइल इससे पास होने वाले मैग्नेटिक लाइंस भी कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे। और अगर ये हो रहा है तब क्या होगा, ये कॉइल के अंदर में एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, और वोल्टेज इंड्यूस हुआ है और मैंने कॉइल को क्लोज सर्किट का फॉर्मेशन कर लिया है। सर्किट अगर मेरा कॉइल अगर मेरा क्लोज है तो एक करंट भी फ्लो होने लगेगा, उसी करंट को इंड्यूस करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना बड़ा डिस्कवरी है, समझ में आ रहा होगा। मेरे को खाली क्या करना है, कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक लाइंस को कंटिन्यूसली चेंज करते रहना है। अगर मैं ये कर पाया तो कॉइल में करंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो फैराडेस ने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। इसको और थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे सोचो कि यहाँ पे कॉइल है, ठीक है, और देयर आर 1000 नंबर्स ऑफ ऑटोमेटेड गन्स, ठीक है, 1000 नंबर्स ऑफ ऑटोमेटेड गन। और वो जो गन्स हैं वो सारे गन्स को मैंने अलाइन करके रखा है, ऐसे करके गन्स को रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 1000 नंबर ऑफ मेरे ऑटोमेटेड गन्स हैं, ठीक है। और मेरे पास एक कंट्रोलर है जिससे कि मैं क्या कर सकता हूँ कि ये सारे गन्स का पोजीशन और एक गन के दूसरे मतलब दो गन के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। आई हैव ए कंट्रोलर, बाय द हेल्प ऑफ दैट आई कैन कंट्रोल द डिस्टेंस बिटवीन टू गन्स, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो गन्स को पास पास लेके आ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो गन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ज़्यादा भी रख सकता हूँ। तो मुझे बताओ कि देयर आर 1000 नंबर्स ऑफ गन एंड वो सारे गन से क्या हो रहा है, बुलेट निकल रहा है। तो वो सारे गन मतलब बहुत ही पास पास है, तो जब वो बहुत पास पास होंगे उस टाइम में कॉइल से सबसे ज़्यादा बुलेट पास करेंगे कि नहीं। अगर फायरिंग होगा तो ये इसके अंदर से सबसे ज़्यादा तुम्हारे बुलेट्स पास करेंगे। और अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो गन्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है सबसे ज़्यादा रख रहा हूँ, मतलब दूर दूर है, तो उस टाइम अगर फायरिंग करोगे तो इससे पास होने वाले बुलेट्स का जो नंबर होगा वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, है कि नहीं। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब बहुत सारे गन्स हैं, वो सारे ऑटोमेटेड गन्स हैं, 1000 नंबर ऑफ गन, वो सारे से बुलेट्स निकल रहे हैं और यहाँ पे कॉइल रखा गया है। तो अगर सारे गन्स बहुत ही पास पास होंगे तो ज़्यादा ही बुलेट्स यहाँ से पास कर सकता है, लेकिन वो अगर दूर दूर होंगे तो क्या होगा, इससे बहुत ही कम तुम्हारा बुलेट्स इसके अंदर से होते हुए जा सकता है। तो अगर बी तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूसली बी मेरा इंक्रीज कर रहा है ऐसे मान लो, तो इसका मतलब हो गया कि सारे गन बहुत ही पास पास आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो जैसे ही गन्स पास पास आएंगे इसके अंदर से जो मैग्नेटिक लाइंस के हिसाब से सोचो या तो बुलेट पास कर रहे हैं वो ज़्यादा पास करने लगेंगे। और जैसे ही बी तुम्हारा रिड्यूस होने लगेगा, बी रिड्यूस होने का मतलब हो गया कि गन सारे अभी दूर दूर जाने लग रहे हैं। जब गन सारे दूर जाने लगेंगे उस टाइम क्या होगा कि उनसे जो निकल के बुलेट्स आ रहे होंगे वो बहुत ही कम होंगे जो कि इससे पास करेंगे। तो ऐसा करके मैं यहाँ से पास होने वाले नंबर ऑफ बुलेट्स को धीरे धीरे बढ़ा भी सकता हूँ, तो धीरे धीरे घटा भी सकता हूँ, कर सकता हूँ ये पूरा अरेंजमेंट। तो यहाँ पे बुलेट को पास नहीं कराना है, मैग्नेटिक लाइंस को पास कराना है। और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस है मैं उसको कंटिन्यूसली चेंज करता रहूँगा, सो दैट माई बी इज गोइंग टू चेंज। तो बी चेंज हो रहा है और ये कॉइल का जो एरिया है उसको तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस पास कर रहे हैं या तो जो फ्लक्स इससे होते हुए जा रहा है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। और अगर फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होगा इसमें क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगा, ठीक है। ये फैराडेस ने ऑब्जर्व किया। दूसरा क्या किया फैराडेस ने, फिर से वही तुम्हारा मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है, लेकिन इस टाइम तुम्हारा जो बी है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, दिस इज ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड ऑब्जर्वेशन है ये तुम्हारा फैराडे का। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन के टाइम उन्होंने क्या किया, बी को कांस्टेंट मान लिया और ये जो कॉइल है इसका जो एरिया है इसको चेंज किया। तो कुछ वजह से कुछ रीजन से हो सकता है कि जो कॉइल है वो एक्सपांड कर सकता है या तो श्रिंक कर सकता है। तो जब ये कॉइल एक्सपांड करेगा ऑब्वियसली इसका एरिया जो होगा वो बढ़ेगा, तो जब ये कॉइल श्रिंक करेगा तब ऑब्वियसली इसका जो एरिया होगा वो रिड्यूस करेगा। सो माई मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, मतलब ऐसे सोच लो कि जो गन्स का अरेंजमेंट है वो कांस्टेंट है, ठीक है। बहुत पास पास गन्स को रखा गया है, वो फायर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एरिया है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो अगर इसका एरिया धीरे धीरे बढ़ेगा तो इसके अंदर से होते हुए जो बुलेट्स जाएंगे वो भी कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा कि नहीं। मैंने बी को नहीं चेंज किया है,
बुलेट्स के पोजीशन को मैंने चेंज नहीं किया है, खाली इसका एरिया को मैं कंटिन्यूसली बढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, इसके अंदर से पास होने वाले मैग्नेटिक लाइंस बोल दो या इससे पास होने वाले बुलेट्स बोल दो, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, चेंज तो हो रहा है। तो अगर चेंज हुआ तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो अगर सर्किट मेरा या तो कॉइल मेरा क्लोज है, देन बाउंड करंट भी फ्लो होगा। तो इसके अंदर में करंट भी फ्लो होगा, उसके डायरेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन करंट जो है इसमें अभी भी फ्लो कर रहा है। देखो यहाँ पे बी कांस्टेंट है, हम खाली कॉइल का एरिया को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कॉइल एक्सपांड कर रहा होगा या तो श्रिंक कर रहा होगा, दोनों ही केस में इससे होते हुए मैग्नेटिक लाइन जो पास हो रहे हैं, जिसको हम फ्लक्स बोल रहे हैं, वो चेंज हो रहा है, उसी वजह से ही इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। मतलब जब भी मेरा फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल चेंज हो रहा है, तब उसके अंदर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो रहा है, और ये इंड्यूस होने के बाद अगर इसको हम क्लोज बना देंगे तो करंट भी फ्लो कर रहा है। इंड्यूस इसलिए बोला जा रहा है कि हम बाहर से कहीं से करंट नहीं दे रहे हैं, जैसे कि जादू होता है वैसे इसके अंदर में करंट फ्लो होने लगा है, ठीक है। इसलिए हम इसको इंड्यूस बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन करंट है कॉइल में, इसलिए इसको बोलते हैं इंड्यूस करंट। और ये इंड्यूस क्यों हुआ, बिकॉज फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, एंड दैट्स व्हाई देयर इज ए ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, एंड इफ द सर्किट इज क्लोज्ड देन करंट इज आल्सो स्टार्ट फ्लोइंग इन द कॉइल। ओके, दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन। नाउ मूविंग टू द थर्ड ऑब्जर्वेशन, जिसमें उन्होंने ये कंसीडर किया कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने कांस्टेंट लिया है, और ये जो एरिया है मतलब कॉइल है, ना ही वो श्रिंक कर रहा है ना ही वो एक्सपांड कर रहा है, मतलब एरिया भी जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। तो जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने ये बोला कि चलो एरिया को कांस्टेंट मान लेते हैं। So area is now constant, B is also constant, even then also a EMF can be induced। तो उन्होंने क्या किया, ये बोला कि देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेरा कॉइल है, इसको रोटेट करा देते हैं, इसको रोटेट करा देते हैं। तो कॉइल को अगर तुम एक एक्सिस से ऐसे रोटेट कराओगे तो सोचो, ध्यान से सोचो, बुलेट सारे फायर हो रहे हैं, जब ये कॉइल यहाँ पे होगा बहुत सारे बुलेट्स होंगे इससे पास होते हुए, ठीक है। मान लेते हैं 100 नंबर ऑफ बुलेट्स विच आर पासिंग थ्रू दिस कॉइल। अब ये कॉइल जैसे घूमने लगेगा 99, 98, 97, 95, 90, 70, 60, और ठीक जब ये ऐसे पोजीशन में आ जाएगा 90 डिग्री घूम जाएगा, इस पोजीशन में कोई भी बुलेट्स जो है वो सरफेस को पार नहीं करेगा, सरफेस से होते हुए नहीं जाएगा, या तो सरफेस को नहीं चीर पाएगा। कुछ यहाँ से निकल जाएंगे, कुछ यहाँ से निकल जाएंगे, तो सरफेस से होते हुए एक भी बुलेट नहीं जाएगा। तो बोल सकते हो कि नहीं, इस वाले केस में जो फ्लक्स लिंकिंग किया है वो जीरो किया है। तो इवन इन दिस केस ऑल्सो द फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल इज चेंजिंग। इस केस में मैक्सिमम बुलेट पास कर रहा है, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगा, और इस वाले केस में मिनिमम फ्लक्स लिंक होगा। दैट मीन्स ड्यूरिंग द रोटेशन द अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल इज गोइंग टू चेंज। सो दैट मीन्स जब भी कॉइल में कंटिन्यूस चेंजेस आएगा फ्लक्स लिंकेज में, तब उसमें इंड्यूस आएगा ईएमएफ का। तो इसीलिए इस वाले केस में भी मेरा ईएमएफ का इंडक्शन होगा मेरे कॉइल में। क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्या चेंज हो रहा है, सोचो थोड़ा, क्या बी चेंज हो रहा है, नहीं। क्या एरिया चेंज हो रहा है, नहीं। लेकिन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट इज चेंजिंग। सोचो, खुद ही सोचो, ये मेरा सरफेस हुआ, तो सरफेस को परपेंडिकुलर करके जो वेक्टर लेते हैं उसको हम एरिया वेक्टर बोलते हैं, और मेरा जो मैग्नेटिक लाइन है वो नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, तो दोनों का जो ओरिएंटेशन है वो तो सेम ही है ना। नॉर्थ टू साउथ मेरा मैग्नेटिक लाइन ऐसे करके आ रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, मतलब दोनों के बीच में जीरो एंगल है। लेकिन जब ये कॉइल ऐसे करके घूमने लगेगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो सरफेस को परपेंडिकुलर करके हम हमेशा किसको लेते हैं, एरिया वेक्टर। तो अब एरिया वेक्टर यहाँ पे पॉइंट करेगा, ऐसे डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, और मैग्नेटिक लाइंस कैसे आ रहा होगा, नॉर्थ टू साउथ ऐसे आ रहा होगा। तो तब बताओ उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो इस वाले केस में एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल 0 था, और इस वाले केस में बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर के केस में एंगल कितना है, 90 डिग्री। बी वेक्टर कौन सा समझ में आ रहा है, ऐसे करके जो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक लाइंस आ रहे हैं, और यहाँ से एरिया वेक्टर ऐसे गया है। तो ये अगर तुम्हारा 2 पेन से रिप्रेजेंट करता हूँ, मैग्नेटिक लाइन ऐसे आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे करके आ रहा है, और मेरा जो सरफेस है वो ऐसे थोड़ा घूम के ऐसे हो गया है। तो ऐसे हो गया, तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया वेक्टर को, और ये रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा बी वेक्टर को, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो इस टाइम तुम क्या बोल सकते हो कि कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं करेगा सरफेस को। तो मतलब थीटा अगर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल इज आल्सो गोइंग टू चेंज। इस वाले केस में जब थीटा 0 था मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो गया, जब थीटा 90 डिग्री हो गया उस टाइम कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द कॉइल द अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल इज गोइंग अंडर अ कंटिन्यूअस चेंज। ओके, दैट फॉर दैट रीजन ईएमएफ इज गोइंग टू इंड्यूस इन दिस कॉइल। ठीक है, तो ईएमएफ कब इंड्यूस हो रहा है समझ में आ रहा है, जब बी चेंज हो रहा है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में था बी चेंज हो रहा था तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, जब एरिया को चेंज किए तभी मेरा क्या हुआ कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ। और थर्ड केस में थीटा को चेंज किए, इस वाले केस में थीटा जब रोटेशन हो रहा है और थीटा चेंज हो रहा है। नाउ व्हेन थीटा इज चेंजिंग देन आल्सो ईएमएफ इज गोइंग टू बी इंड्यूस्ड। और ईएमएफ इंडक्शन होने का बेसिक रीजन क्या था, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसी ऑब्जर्वेशन को ही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला जाता है। तो फैराडेज ने अपना फर्स्ट लॉ क्या दिया कि जब भी एक कॉइल में जितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो अगर कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा तब उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा, और ये इंडक्शन तब तक कंटिन्यूस रहेगा जब तक तुम्हारा फ्लक्स चेंजेस होता रहेगा। मतलब फ्लक्स लिंकेज विथ ए कॉइल इफ चेंज विथ टाइम कंटिन्यूसली देन ईएमएफ इज गोइंग टू इंड्यूस इन द कॉइल एंड दैट ईएमएफ इंडक्शन विल लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इज देयर। मतलब जब तक तुम्हारा चेंज रहेगा, फ्लक्स चेंज रहेगा, तब तक तुम्हारा ईएमएफ भी इंड्यूस होता रहेगा। ठीक है, जैसे हिंदी मूवी में डायलॉग्स होता है, जब तक मेरे सीने में जान रहेगा तब तक हम तुम्हें चाहते रहेंगे, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो सिमिलरली इसको लिंक कर दो, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा, मतलब फ्लक्स किस में चेंज होता रहेगा, कॉइल में कितने नंबर ऑफ लाइन पास कर रहे हैं उसी को तो हम फ्लक्स बोल रहे हैं। वो जो लाइन कितने पास हो रहे हैं वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। जैसे कि तुमको एग्जांपल दिया था, इस वाले केस में मान लेते कि देयर आर 100 नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस कॉइल। जब ये कॉइल ये वाले पोजीशन में आ जाएगा 0 हो जाएगा,
तो ऑब्वियसली जब ये घूम रहा होगा कंटिन्यूसली इसके अंदर से पास होने वाले नंबर ऑफ लाइंस चेंज हो रहे हैं और इसी वजह से ही इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और ये कब तक होगा, मतलब ऐसे लाके मैं अगर इसको और मूव नहीं कराऊंगा तब क्या होगा, अब तो जीरो ही लाइन पास होते रहेंगे, तो देयर इज नो चेंज ऑफ मैग्नेटिक लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल। तो अगर चेंज भी नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो इसके लिए अगर ईएमएफ कंटिन्यूसली इंड्यूस हो ऐसा तुम चाहते हो तो कॉइल भी कंटिन्यूसली घूमता रहना चाहिए। जब ये कॉइल में रोटेशन बंद कर दोगे ईएमएफ इंडक्शन भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या समझ में आ गया कि जब तक कॉइल में तुम्हारा कॉइल से होते हुए फ्लक्स कितने नंबर ऑफ लाइन पास कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस वो चेंज होता रहेगा, ईएमएफ भी इंड्यूस होता रहेगा कॉइल में, एंड इसी को ही बोला जाता है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जो दूसरा फैराडेज का लॉ है उसमें फैराडेज ने क्वांटिटेटिव आइडिया दिया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसको बोलते हैं E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी डी। अब इसको थोड़ा समझो, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लॉ में क्या बोले फैराडेज ने कि जब तक तुम्हारा फ्लक्स चेंज होता रहेगा, कितना फ्लक्स तुम्हारा कॉइल लिंक कर रहा है वो चेंज होता रहेगा, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। ठीक है, कॉइल में इंड्यूस होगा कौन, ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कौन डिसाइड करेगा, ये जो कॉइल है इसमें कितना वोल्टेज आएगा या तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डिपेंड कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज कितना है तुम्हारे फ्लक्स का, कि कौन सा रेट में तुम्हारा फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आएगा फ्लक्स लिंकेज में तब ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, ऐसा सोचो कि ये जो कॉइल इसको मैं घुमा रहा हूँ और ये यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 5 सेकंड लगा। ठीक है, तो 5 सेकंड में देयर आर 100 नंबर ऑफ, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बुलेट पास हो रहे थे, 100 बुलेट्स पास हो रहे थे। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ले आया देयर इज नो बुलेट पासिंग थ्रू दिस सरफेस, तो 5 सेकंड मुझे लगा और चेंज कितने का आया, 100 से 0 हो गया ना। पहले 100 बुलेट पास कर रहे थे सरफेस से, 5 सेकंड के बाद देखे तो 0 बुलेट पास कर रहे हैं सरफेस से,